हेलो। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हेल्थ केयर, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस एंड जेनेटिक डिजीज जितने भी हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर वगैरह हम वो पढ़ेंगे। और ये जो है ये सबके लिए है, ज़रूरी है। आरएस प्रीलिम्स के लिए भी है और मेंस में भी है ये, है ना, और सीईटी के अंदर भी है। और मैक्सिमम जो एग्ज़ाम्स हैं गवर्नमेंट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब में आता ही आता है। ठीक है, स्टेट की तो सारी एग्ज़ाम हैं जिनके अंदर अगर हमारे अंदर साइंस आ रहा है जिन एग्ज़ाम्स के अंदर, तो उनके अंदर तो ये आएगा ही। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डिजीज है ना, या फिर अनहेल्दी का मतलब क्या है। देखो, पहले छोटी सी बेसिक चीज़ समझते हैं। जो नेचर के विपरीत होता है ना, जो नेचुरल होता है उसके अगेंस्ट है, वो क्या है, विपरीत है, वह अस्वाभाविक है ना। तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, डिसऑर्डर बोलेंगे एक प्रकार का। अब ह्यूमन की या फिर किसी भी प्राणी की जो नेचर है वह है स्वस्थ रहना। अगर वह उसके विपरीत जाता है तो हम उसे बोलेंगे उसके अंदर कोई डिसऑर्डर है, उसके अंदर कोई बीमारी है, डिजीज है। ठीक है, ठीक है, समझे ना। तो डिजीज का मतलब ये है मेनली। ठीक है, व्हेन फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और सिस्टम of the body is adversely affected, characterized by the appearance of various signs and symptoms, we say that we are not healthy, we have a disease। यानी कि हमारे शरीर का कोई भी ऑर्गन हो गया या फिर कोई भी सिस्टम हो गया, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, इनमें से कोई भी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा। जो वर्क करना चाहिए, उसका नेचर है, उसका स्वभाव है अच्छे से वर्क करना, लेकिन वो एडवर्सली अफेक्टेड हो जाता है, या फिर उसके अंदर कोई भी साइन या सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जैसे कि जल्दी जल्दी किसी का सांस लेना, या फिर सांस घुटना, या फिर सिर में दर्द होना, हेडेक होना, है ना, स्टोमक एक होना, पेट में दर्द होना। ये ऐसे अगर सिम्टम्स या साइन दिखते हैं, या फिर स्किन में जो है बार बार अल्सर होना, माउथ अल्सर बार बार होना, ये सिम्टम्स या साइन दिखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम हेल्दी नहीं हैं, वी आर नॉट हेल्दी। तो हमारे अंदर कोई ना कोई डिजीज है। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझे होंगे कि वास्तव में डिजीज है क्या। डिजीज क्या है, नेचर के अगेंस्ट कोई भी जो एक्टिविटी हो रही है, कोई भी बेकार है शरीर के अंदर, है ना, कोई भी डिसऑर्डर है, वही क्या है, डिजीज है। ठीक है, तो ये समझे आप। ठीक है, डिजीज। अब देखते हैं हम क्या, पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं। पैथोजेंस ए वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोअन्स एंड हेलमिंथ्स, है ना। ये सारे जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोअन्स। हेलमिंथीज माइक्रो में नहीं आते, थोड़े बड़े भी होते हैं ये। ठीक है ना। तो जितने भी ये ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं, है ना, अगर ये ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, कुड कॉज डिजीज। अगर ये ह्यूमंस के अंदर या फिर किसी भी एनिमल के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करता है, तो जो डिजीज कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म है उनको ही क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। ठीक है, समझे आप बात। पैथोजेंस के उनको बोलते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे एक लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ना। लैक्टोबैसिलस किसके अंदर होता है, दही के अंदर होता है। ठीक है, और एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, है ना, वो भी एक बैक्टीरिया है। दोनों बैक्टीरिया हैं। ठीक है, तो हम लैक्टोबैसिलस को पैथोजेंस बोल सकते हैं या नहीं। नहीं, क्योंकि लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया वो दही के अंदर मिलता है, कर्ड के अंदर मिलता है, जो हमें क्या है, एक प्रकार का प्रोबायोटिक है, जो हमें हेल्प करता है ना, डाइजेशन वगैरह में, है ना, गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो उसे हम पैथोजन नहीं बोलेंगे। लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो है वो हमारे अंदर क्या करेगा, निमोनिया करेगा, फेफड़ों में के अंदर दिक्कत करेगा, है ना। ठीक है, सीवियर कंडीशन में डेथ भी कर देता है निमोनिया, तो उसको हम पैथोजन बोलेंगे। समझे, पैथोजन का मतलब है जो डिजीज कॉज करे। ठीक है, मोस्ट पैरासाइट आर देयर फॉर पैथोजेंस एज दे कॉज हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग इन और ऑन देम। यानी कि जो भी कोई भी होस्ट है, होस्ट मतलब जो जिसके अंदर कोई रहता है ना, जैसे कि किसी की बॉडी है, वो होस्ट बनेगी किसके लिए, कोई बैक्टीरिया के लिए, या फिर कोई भी, है ना, जो पैथोजन है उसके लिए, है ना। तो जितने भी पैरासाइट हैं, मैक्सिमम पैरासाइट क्या होंगे, पैथोजेनिक ही होते हैं, पैथोजेंस ही होते हैं, क्योंकि वो डिजीज कॉज करते हैं मैक्सिमम पैरासाइट। लेकिन कुछ पैरासाइट जो होते हैं वो अच्छे भी होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी मिलते हैं, है ना, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, है ना, कुछ बैक्टीरिया मिलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, है ना, जो फर्मेंटेशन वगैरह करते हैं। ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है उसका,
तो लेकिन उनको हम पैथोजन नहीं बोलेंगे क्योंकि वो तो हमें बेनिफिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप डिजीज की के बारे में समझ गए होंगे कि एक्चुअली में डिजीज है क्या, और पैथोजन्स के बारे में समझ गए होंगे कि पैथोजन का मतलब क्या है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। डिजीज हैव टू ब्रॉड कैटेगरीज। तो डिजीज़ के अंदर दो बड़ी कैटेगरीज हैं, कौन सी है? एक तो है कॉन्जेनाइटल और दूसरी है एक्वायर्ड डिजीज। कॉन्जेनाइटल जो डिजीज है ये क्या है? ये जन्मजात मिलती है, बाय बर्थ मिलती है। और एक्वायर्ड मतलब सीधे सा इसका मतलब ही निकल रहा है, एक्वायर्ड यानी प्राप्त करी गई है। तो ये बर्थ के बाद मिलने वाली जो बीमारी है उन्हें एक्वायर्ड डिजीजेज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, कॉन्जेनाइटल डिजीज की यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है। देयर आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज, है ना। स्ट्रक्चरल भी हो सकती है और फंक्शनल, यानी कि स्ट्रक्चरल मतलब कोई भी अंग भंग हो गया है ना, आँख नाक कान सही नहीं है, पैरालिसिस के रूप में है, या फिर कोई बॉडी का जो है ऑर्गन है ना, या फिर कोई सिस्टम अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज़ है। दीज डिजीज़ आर प्रेजेंट इन ए पर्सन सिंस बर्थ से ही प्रेजेंट होती हैं। अगर बर्थ हुआ है किसी बच्चे का और वो जो है अपंग है ना, डिसेबल्ड है, तो ये क्या हो गई? स्ट्रक्चरल हो गया। और किसी के बॉडी फंक्शन नहीं करा तो वो फंक्शनल हो गई। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ होती है ना, सिंस बर्थ से, उसे क्या बोलते हैं? कॉन्जेनाइटल डिजीज बोलते हैं, है ना। ठीक है, कॉन्जेनाइटल डिजीज आर जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, तो ये फंक्शन है किसका? आरबीसी का। इसमें सिकल शेप्ड हो जाती है आरबीसी, है ना। ऑक्सीजन को जो है अच्छे से बाइंड नहीं कर पाती, अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती, है ना। डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू फिजियोलॉजी, यानी कि कोई भी शारीरिक जो वर्क है, फिजियोलॉजी, फिजिकल जो वर्क है, फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, जैसे हेयर लिप, क्लेफ्ट लिप, ये सारे क्या हैं? डिसऑर्डर वगैरह कॉन्जेनाइटल डिजीज के अंदर होते हैं, यानी कि जो बाय बर्थ होती हैं डिजीज, उन्हें कॉन्जेनाइटल डिजीज बोलते हैं। तो ये भी आप समझ होंगे अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एक्वायर्ड डिजीज। तो इसमें इसी के अंदर इसका मतलब है, दिस डिजीज आर कॉज्ड बाय वेरियस रीजन आफ्टर बर्थ के बाद काफ़ी रीजन के कारण हो जाती हैं डिजीज, जैसे कि इन्फेक्शन भी हो सकता है, डिसरप्शन भी हो सकता है, डाइट के कारण भी ये डिजीज हो सकती हैं, एडिक्शन हो सकता है किसी को किसी भी चीज़ का, आजकल एडिक्शन मोबाइल का बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, स्ट्रेस हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है, म्यूटेशन है ना, सेल के अंदर म्यूटेशन, तो उससे कैंसर वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी क्या एक्वायर्ड डिजीज है ना। जो एक्वायर्ड डिजीज हैं वो आगे किन में डिवाइड है? इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर आगे डिवाइड की गई हैं क्या? एक्वायर्ड डिजीज। तो ठीक है, तो यहाँ से हमने बेसिक जो है डेफिनेशंस के बारे में समझा था कि डिजीज क्या है, पैथोजन क्या है, और कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड डिजीज दो प्रकार की डिजीज हैं वो हमने देखी। और उनमें से भी हमने देखा कि एक्वायर्ड डिजीज है, जो डिजीजेज हैं वो दो प्रकार की हैं, नॉन इन्फेक्शियस एंड इन्फेक्शियस डिजीज। अब नॉन इन्फेक्शियस डिजीज देखते हैं। तो नॉन इन्फेक्शियस यानी कि जो इन्फेक्ट नहीं होती, जो ट्रांसपोर्ट नहीं होती एक से दूसरे ह्यूमन के अंदर, सीधी सी बात है, यहीं इसी का मतलब निकल रहा है इसमें। फैक्टर अदर देन पैथोजेंस लाइक लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट एंड एजिंग। तो ये फैक्टर हैं, इनमें जो है मैक्सिमम जो है ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ना कि पैथोजेंस। ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में कॉज दीज डिजीजेज, दीज कांट बी स्प्रेड बाई कॉन्टैक्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दस ऑल्सो कैन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो इनको नॉन इन्फेक्शियस को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी बोल सकते हैं। फॉर दीज रीजन दे आर कनेक्टेड टू ईच पर्सन। ठीक है, तो ये हर प्रत्येक पर्सन से खुद से ही कनेक्टेड हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग में। जैसे कैंसर है, तो कैंसर किसी पर्सन को है तो वह दूसरे में नहीं फैलेगा। ठीक है, ये नॉन इन्फेक्शियस है, नॉन कम्युनिकेबल है। ठीक है, एलर्जी हो गई, किसी को एलर्जी होती है किसी चीज़ से, है ना, किसी को धूल से एलर्जी होती है और किसी को धूल से नहीं होती, किसी को मिट्टी से होती है, किसी को नहीं होती, है ना। तो ये थोड़ी है कि मान लेते हैं एक व्यक्ति मिट्टी में खेल के आया और वह दूसरे से अगर टच करे तो उसे भी एलर्जी हो जाएगी, नहीं होगी एलर्जी, है ना। डिफिशियंसी, अब किसी के अंदर जो डिफिशियंसी डिजीज है तो नॉन कम्युनिकेबल है, किसी के अंदर प्रोटीन की डिफिशियंसी है तो उससे डिजीज हो गई, है ना। क्वासियोरकोर हो गया या मैरस्मस हो गया। ठीक है, इंजरी हो गई, किसी के लग गई तो भी मान ले किसी के कोई घाव बन गया, कोई वाउंड बन गया, तो उससे दूसरे को थोड़ी लगेगा वो। दिस मे बी ऑफ वेरियस टाइप। ठीक है, तो समझे नॉन कम्युनिकेबल या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी होती हैं? ये होती हैं जो पैथोजन से नहीं होती है ना। डिफिशियंसी डिजीज में हम अब देखते हैं वेरियस टाइप की होती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। पहली देखते हैं डिफिशियंसी होती है, डिजेनरेटिव डिजीज होती है, एलर्जी होती है, एडिक्शन होता है, मेंटल डिसऑर्डर, कैंसर। ये 6 प्रकार की जो है नॉन
कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं। डिफिशियंसी डिजीज कौन सी होती हैं? जिनमें डिफिशियंसी हो जाती है, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ एनी इसेंशियल कंपोनेंट, है ना, ऑफ डाइट, और अनबैलेंस्ड डाइट। या तो अनबैलेंस्ड डाइट है जिसमें मान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है लेकिन प्रोटीन बिल्कुल नहीं है, बैलेंस ही नहीं है। भाई बॉडी को सब की सब जो है बैलेंस में चाहिए, है ना। या फिर कोई इसेंशियल कंपोनेंट है ना, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल, वो है ही नहीं उस डाइट के अंदर, तो डेफिशिएंसी हो जाएगी। जैसे क्वासी और कोर, है ना, इसके अंदर क्या है, प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाती है ना। या फिर ब्लड एम्पेयरमेंट, है ना, डिफिशियंसी हो गई ब्लड के अंदर, यानी कि आरबीसी कम है, या फिर प्लेटलेट्स कम है, या फिर डब्ल्यूबीसी कम है, ब्लड एम्पेयरमेंट हो गया, है ना। या फिर बेरी बेरी हो गई विटामिन ए के कारण, है ना, बेरी बेरी विटामिन B1 के कारण ना बेरी बेरी रोग हो जाता है, B1, ठीक है, B1 की कमी के कारण बेरी बेरी हो गई, ठीक है, समझे। तो ये तो हो गई डिफिशियंसी डिजीज। दूसरे होते हैं डीजनरेटिव डिजीज। ये कौन सी है? दीज डिजीज आर कॉज्ड ड्यू टू वीकनेस और ओल्ड एज। तो डीजनरेट होता रहता है इनमें धीरे धीरे, मतलब घटाव होता है, मतलब समझे, डीजनरेटिव है, डीजनरेट होती है मतलब क्षरण एक प्रकार से, घटाव, है ना। वीकनेस होती है, ओल्ड एज में होती है, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस या पार्किंसन। ये डिजीज जो है डिजनरेटिव डिजीज़ है। आगे इनको सबको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ऐसे तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, यहीं पे सब अगर डिस्क्राइब करते जाएंगे। तो एलर्जी बाय द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस द पर्सन बिकम हाईली स्ट्रेस्ड, ठीक है। कोई फॉरेन सब्सटेंसेज आता है बॉडी के अंदर तो क्या है, पर्सन बिकम हाईली स्ट्रेस्ड, पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाती है, बॉडी भी स्ट्रेस्ड हो जाती है ना। जैसे रेनिटिस, है ना, नेज़ल रिलेटेड है, राइनिटिस जो है नेज़ल, नाक से रिलेटेड है। तो एलर्जी का सीधी सी बात है, बॉडी के अंदर कहीं पर भी कोई भी फॉरेन पार्टिकल जाएगा तो बॉडी उस पर जो है एक्ट करेगी, ठीक है, ये एलर्जी होती है। एडिक्शन, दीज डिजीज आर कॉज बाई एडिक्टिव ड्रग, एल्कोहल और टोबैको, ये हम जानते हैं, ईजिली जानते हैं, तो ये भी एक्वायर्ड डिजीज है। मेंटल डिसऑर्डर, दीज diseases are related with stress, anxiety, mental disabilities, madness, schizophrenia and psychosis। तो ये मेंटल डिसऑर्डर हैं, ठीक है, ठीक है, एंग्जाइटी वगैरह हो जाना, समझ रहे ना, इसमें समझाने वाली बात है नहीं ज़्यादा, ठीक है। कैंसर, इट इज़ वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ डेथ इन विच सेल डिवाइड कॉन्टीन्यूसली, है ना। तो ये क्या मेन कॉज है डेथ का, कैंसर, क्योंकि इसमें सेल जो है कॉन्टीन्यूसली क्या है, डिवाइड करती है। क्रशिंग ऑफ नॉर्मल सेल्स, डाइंग ऑफ सेल्स ड्यू टू स्टारवेशन एंड स्टार्टिंग लॉस ऑफ एसेंशियल ऑर्गन। तो ये क्या, धीरे धीरे सेल्स क्या खुद से ही कंटिन्यूसली डिवाइड रहती हैं, और डिवाइड होंगी तो उनमें स्टारवेशन होगा, है ना, ज़्यादा उनके लिए फूड वगैरह नहीं मिलेगा, और धीरे धीरे वो ऑर्गन जो है डैमेज होता चला जाएगा कैंसर के अंदर। और ये आगे इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे कैंसर के, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ ली है, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी होती हैं और कैसी होती है, कौन से उनके प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं। अब देखते हैं इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी है। तो सीधी सी बात है, जो कम्युनिकेबल है, इन्फेक्ट कर सकते हैं एक से दूसरे पर्सन को, सीधी सी बात है, उन डिजीज को इन्फेक्शियस डिजीजेज बोलते हैं। इन्फेक्शियस डिजीजेज, दीज डिजीजेज आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस, ठीक है, एंड पैरासाइट। तो यहाँ पर ये क्या है, पैथोजेंस और पैरासाइट से होती हैं, ना कि कोई लाइफ स्टाइल या फिर एजिंग, है ना, या फिर कोई एक्सीडेंट वगैरह से होती हैं। इन्फेक्शियस डिजीज, पैथोजेंस एंड पैरासाइट, दिस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन, thus also called communicable disease. Transmission may be through direct contact or by factors. फैक्टर जैसे कि, है ना, सच एज ब्लड और सीरम, ये सारे फैक्टर हो गए, है ना। इनके ब्लड के थ्रू भी जा सकता है सीरम, ब्लड के थ्रू, जैसे मलेरिया है, वो एक जो मॉस्किटो किसी को खा गया, एक मच्छर खा करके दूसरे का खून चूसता है, तो ब्लड का क्या हो गया, वहाँ ट्रांसमिशन हो गया। तो ये ब्लड या सीरम का, है ना, इससे भी क्या है, या तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए या फिर ब्लड या सीरम आ जाए, है ना, उनसे क्या ये इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं, है ना। अब ये इन्फेक्शियस डिजीज है, ये भी दो प्रकार की है, कॉन्टेजियस और नॉन कॉन्टेजियस, है ना। तो कॉन्टेजियस जो डिजीज है ना, वो क्या है, दीज डिजीज आर स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ए हेल्दी पर्सन, फॉर एग्जांपल रिंगवर्म, कंजक्टिविटिस, है ना,
कंजक्टाइविटिस हो गया या फिर रिंगवॉर्म हो गया, है ना, ये डिजीज़ क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैल जाती हैं। और दूसरी है नॉन कॉन्टाजियस डिजीज, दिस डिजीज़ कैन स्प्रेड बाय इन्फेक्टेड फैक्टर कैरियर, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया। तो ये कब, जो इनका जो इन्फेक्टेड जो है फैक्टर है, कोई भी फैक्टर कैरियर होता है, जैसे कि ये जो डेंगू मलेरिया है ये मॉस्किटो से ही फैलते हैं, उनके बिना ये फैलेंगे नहीं, क्योंकि ये इनके लिए क्या मेन फैक्टर क्या है, ब्लड है, और ब्लड को कैरी करने वाले कौन है, मॉस्किटो वगैरह। तो इनके लिए फैक्टर कैरियर होना चाहिए, फैक्टर कैरियर होना चाहिए, जो जिसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोल सकते हैं, फैक्टर कैरियर को वेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे डेंगू का वेक्टर हो गया, मलेरिया का वेक्टर होगा, है ना, फीमेल है ना, एनाफ्लीज और एडिस डेंगू के लिए, है ना, हम पढ़ेंगे आगे भी। ब्लड सीरम और एड्स के लिए सीरम हो गया, है ना, जैसे कि बॉडी फ्लूइड, है ना, ड्यूरिंग सेक्स, है ना। और ब्लड का जो है ट्रांसमिशन हो सकता है अगर हम जो है इंजेक्शन की निडल अगर वो यूज कर लें अगेन, या फिर कोई भी जो ब्लेड होती है उसका रीयूज कर लें और उसमें किसी इन्फेक्टेड जो पर्सन है उसका ब्लड लग जाए और फिर से उसी से हम क्या है सेविंग वगैरह कर लें, तो उससे भी एड्स हो जाता है। टाइफस फीवर, ये सारे क्या हैं, नॉन कंटाजियस डिजीज़ हैं, यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट से नहीं फैलते हैं, इनके लिए फैक्टर कैरियर होना चाहिए, है ना, इन्फेक्टेड। तो यहाँ पर हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ चुके हैं कि नॉन मतलब इन्फेक्शियस डिजीज कैसी होती हैं, क्या है। नॉन इन्फेक्शियस हमने देख लिया है, ठीक है। अब आते हैं हम डिजीज कॉज बाई बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से जो डिजीजेज होती हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको ये याद रखना, SDG, LAP, TC। तो S से सिफिलिस हो गया, D से डिप्थीरिया हो गया, G से गोनोरिया हो गया, और L से लेप्रोसी, A से एंथ्रैक्स, और P से प्लेग, निमोनिया और पर्ट्यूसिस। ये तीन याद रख लेने हैं, P से प्लेग, निमोनिया, पर्ट्यूसिस, ठीक है। और T से टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, टिटनेस, ट्रैकोमा, है ना, ये चार से याद रख लेने हैं, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, टिटनेस, ट्रैकोमा, T से। और C से कोलेरा, है ना, C से कोलेरा आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट चलते हैं, बैक्टीरिया कॉज्ड डिजीज टेबल देख लेते हैं। लेप्रोसी, जिसे हम हैंसेंस डिजीज भी बोलते हैं, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो याद रखना बैक्टीरिया के पीछे ए ही होगा, बैक्टीरिया के नाम के पीछे, है ना, या फिर मतलब अगर बैक्टीरिया है और सेम नाम है तो उसके अंदर ए ही होगा पीछे, उससे समझ लेना कि ये बैक्टीरिया का नाम है। जैसे माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, तो इससे क्या होता है, लेप्रोसी होता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं वो देख लेते हैं। स्किन रैसेस हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, छाले वगैरह, है ना, फिंगर या टू के अंदर डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं, है ना, नर्व डैमेज भी हो जाता है, नर्व डैमेज, है ना, नर्वस सिस्टम फिर डगमगा जाता है, उससे पैरों में झंझनाहट वगैरह, चींटी सी चलना, ऐसा होने लगता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पेशेंट, डिस्चार्ज फ्रॉम बाउंड, है ना। तो ये क्या है, या अगर आप किसी लेप्रोसी का कोई है पेशेंट, उससे अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, या फिर उसके जो घाव हैं उनसे जो डिस्चार्ज निकलता है उसके कांटेक्ट में आ जाए, तो उससे लेप्रोसी हो सकता है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस देखते हैं, TB, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरिया का नाम है ना। परसिस्टेंट कफ, लगातार इसमें कफ रहती है ट्यूबरकुलोसिस के अंदर, परसिस्टेंट कफ, समटाइम्स विद ब्लड, कभी कभी ब्लड भी आ जाता है, फीवर होता है, वेट लॉस होने लगता है, वीकनेस आ जाती है ट्यूबरकुलोसिस के अंदर। एयरबोर्न डिजीज है ये, कफिंग एंड स्नीजिंग, है ना, कफिंग एंड स्नीजिंग होता है इसके अंदर। डिप्थेरिया, डिप्थेरिया के अंदर क्या है, कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी। तो देखो डिप्थेरी ए आ गया लास्ट में, मतलब ये बैक्टीरिया का नाम है, कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी, डिप्थेरिया हो जाता है। डिप्थेरियम क्या हो जाता है, थिक कोटिंग हो जाती है थ्रोट के अंदर, मतलब जो गला है उसके अंदर क्या है, थिक कोटिंग हो जाती है, एक प्रकार से स्वेलिंग हो जाती है, तो वो ऐसा हो जाता है, ब्लॉक्स, है ना। फीवर और ब्रीथिंग, ब्लॉक होगा तो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी तो होगी, फीवर तो आएगा ही, ठीक है। तो ये डिप्थीरिया फैलता कैसा है, ड्रॉपलेट्स जो होती है, हम स्नीजिंग वगैरह करते हैं, खांसते हैं, है ना, या फिर टचिंग इन्फेक्टेड आइटम, इनसे क्या है
ये डिप्थीरिया होता है। टिटनेस क्या है? टिटनेस इसका तो बहुत बार सुना होगा आपने, कहीं लग जाते होगी आपके, है ना, घाव वगैरह लो आयरन से या फिर किसी से भी लग जाती है तो तुरंत टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते हैं ना। तो टिटनेस क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी ये बैक्टीरिया का नाम है। इसमें क्या होता है, अगर ये टिटनेस हो जाता है तो बहुत ही खतरनाक बेकार कंडीशन बन जाती है। मसल्स स्टिफनेस, मसल्स जो है स्टिफ हो जाती हैं, मतलब उनमें एक प्रकार की जकड़न आ जाती है, जकड़ जाती हैं, जैसे हाथ है वो हाथ ऐसे ही रह जाता है, कैड़े, है ना, मुड़ जाते हैं हाथ, ठीक है। जॉ लॉक हो जाता है, जबड़ा बिल्कुल लॉक हो जाता है, उसे अंदर दबा नहीं पाएंगे आप, खुला या फिर खोल नहीं पाएंगे। बॉडी के अंदर क्रैम्प होने लगते हैं, क्रैम्प्स, ठीक है। तो ये क्या है? टिटनेस है ना। किसके थ्रू एंट्री होती है ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की? एंट्री थ्रो बाउंड या कट लग जाता कहीं या बाउंड लग जाता है तो वहाँ से टिटने की जो है टिटनी की एंट्री होती है। तो इसलिए कहीं अगर घाव बन जाता है तो हमें दिखाना चाहिए। ये जरूर नहीं कि आयरन से ही घाव हो, ठीक है। मैक्सिमम ज़्यादा चांस मिलते हैं कि जो रस्टिंग आयरन है उस पर ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी रहता है। रस्टिंग आयरन हो गया, है ना, डंग हो गया, है ना, या फिर मिट्टी हो गई, गंदी मिट्टी अगर लग जाती है घाव पर तो इसके चांस है, इसलिए ये लगवा लेना चाहिए, है ना। निमोनिया, निमोनिया का जो बैक्टीरिया है वह है डिप्लोकोकस निमोनी, ठीक है, यही पीछे। इसमें फीवर होता है, चेस्ट पेन होता है, कफ होता है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो जाती है। ये क्या है, जो हमारे लंग्स हैं उनको अफेक्ट करता है। एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स जो होती हैं उनसे होता है, एक बच्चे से दूसरे बच्चे में या फिर एक आदमी से दूसरे। अब ये जो है इम्पोर्टेंट बात है, ये RAS RPSC से रिलेटेड है ना। तो सांस कैंपेन, है ना, सांस कैंपेन क्या है? इट इज़ बीइंग कंडक्टेड टू स्क्रीन ऑल चिल्ड्रन अप टू 5 ईयर ऑफ एज फॉर निमोनिया एंड टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग द पब्लिक अबाउट इट्स कॉम्प्लिकेशन एंड रिलेटेड फैक्ट, ठीक है। तो ये सांस कैंपेन चला गया जिसमें क्या है 5 साल से जो है 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनको उनकी स्क्रीनिंग की गई, उनको देखा गया कि मतलब उनको चेक किया गया कि उनके अंदर जो है निमोनिया है या नहीं, और निमोनिया से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाई गई पब्लिक के अंदर कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और उसके कितने जो है उससे संबंधित कितने जो फैक्ट हैं, बातें हैं वो बताएं कि क्या है निमोनिया, कैसे होता है ना, जल्दी जल्दी सांस लेना, है ना, या जो हमारी चेस्ट है उसके नीचे गड्ढे पड़ना, पेट में गड्ढे पड़ना, ये निमोनिया के जो है सिम्टम्स हैं अगर बच्चा जल्दी जल्दी सांस ले रहा है। ड्यूरेशन क्या थी इस कैंपेन की? 12 नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक, है ना, 2026 तक जो है इसकी क्या थी? ड्यूरेशन थी। थीम क्या थी? नो निमोनिया हेल्दी चाइल्डहुड, ये इसकी थीम थी। नो निमोनिया हेल्दी चाइल्डहुड। थीम हमेशा किसी भी टॉपिक की हो, थीम एक साथ पढ़नी चाहिए एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले, ठीक है, क्योंकि थीम वगैरह चेंज हो जाती हैं ईयर के अकॉर्डिंग, है ना, ठीक है। तो ये तो अभी चेंज नहीं होगी, अभी आई है, ये तो नई है, तो ये तो आपको याद कर लेनी है। नो निमोनिया हेल्दी चाइल्डहुड, है ना, समझे। तो यहाँ हमने बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में देख लिया है। दूसरा पार्ट है बैक्टीरियल डिजीज का, ठीक। डायरिया, डायरिया में क्या होता है? ये सिंगेला ग्रुप होता है, उसके द्वारा हो सकती है, या फिर इकोलाई होती है ना, या फिर साल्मोनेला, ये सारे बैक्टीरियाज के नाम हैं, इनके कारण डायरिया होता है। डायरिया में होता क्या है कि वाटरी स्टूल होता है, लूज मोशन हो जाता है बहुत ज़्यादा, है ना, वाटरी लूज मोशन हो जाते हैं, है ना, वॉमिटिंग होने लगती है, डिहाइड्रेशन तो होता ही है, क्योंकि वॉमिटिंग होगी, वाटरी स्टूल होगा तो डिहाइड्रेशन होगा ना, इसलिए ORS दिया जाता है इसके अंदर, है ना, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, है ना, और वीकनेस आ जाती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, डायरिया का? तो मैक्सिमम ये कंटामिनेटेड फूड या वाटर से होता है, क्योंकि कंटामिनेटेड फूड और वाटर के अंदर ही क्या है, इकोलाई, साल्मोनेला, है ना, सिंगेला ग्रुप ये मिलते हैं। जैसे कि आप पानी पूरी वगैरह खाते हैं तो वो उसमें बार बार हाथ डालते हैं तो उसमें मिलने के चांस इकोलाई के बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब आपको बार बार बैक्टीरिया क्यों नहीं होता? वो तो ठीक है, आप क्या है कि डाइजेशन कर पाते हैं, लेकिन कभी कभार जब ज़्यादा अमाउंट में होता है ना, जब डाइजेस्ट नहीं होते हैं ये बैक्टीरिया वगैरह नहीं मरते हैं हमारे स्टोमक के HCl से, एसिड से, तब फिर हमें डायरिया वगैरह हो जाता है। तो बच्चों में जल्दी होता है कंटामिनेटेड फूड और वाटर से, तो इसका विशेष साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है।
ठीक है, भोजन को अच्छे से बनाना चाहिए। मेनिनजाइटिस जो है ये किससे होता है? नेसेरिया मेनिनजाइटिस, है ना, नेसेरिया मेनिनजाइटिस से होता है, ठीक है। इसमें DIS लगा है लास्ट में, बाकी यही है मेनिनजाइटिस, और बैक्टीरिया का नाम मेनिनजाइटाइडिस, ठीक है। इसमें क्या होता है? हेडेक होता है, हाई फीवर होता है, वॉमिटिंग और नेक स्टिफनेस, गर्दन स्टिफ हो जाती है, रुक जाती है। और ये किससे होता है? कॉन्टैक्ट या ड्रॉपलेट्स फ्रॉम पेशेंट, ठीक है। तो ये मेनिनजाइटिस जो होता है ये क्या है? ये खोपड़ी का है। मेनिंजे जो होती है ना, ब्रेन की जो लेयर होती है उनमें होता है ये, है ना। गोनोरिया, तो नेसेरी गोनोरोई, है ना, ए लास्ट में है। इसके कारण क्या है? गोनोरिया होता है। इसमें क्या है? येलो डिस्चार्ज होने लग जाता है, पेनफुल यूरिनेशन होने लगता है फीमेल्स के अंदर, है ना, जेनेटल इन्फ्लामेशन भी हो जाता है गोनोरिया के अंदर, है ना, ठीक है। सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण गोनोरिया होता है। कोलेरा दोनों में हो सकता है ये गोनोरिया, है ना, मेल फीमेल। कोलेरा जो है ये किसके कारण होता है? विब्रियो कोलेरी, है ना, विब्रियो कोलेरी जो बैक्टीरिया उसके कारण कोलेरा होता है। इसमें क्या होता है? डायरिया हो जाता है। डायरिया मतलब वही वाटर स्टूल, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, वीकनेस। डायरिया, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, और मसल्स के अंदर क्या होता है? क्रैम्प होने लग जाते हैं। तो मसल क्रैम्प होता है किसके अंदर? कोलेरा के अंदर, ठीक है। तो ये भी क्या है? वही कंटामिनेटेड वाटर और फूड के कारण होता है, कोलेरी बैक्टीरिया के कारण। टाइफॉइड जो है, टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। फीवर होता है, हेडेक होता है, स्टोमक पेन होता है, रेसेस और वीकनेस आ जाती हैं। कई बार जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर परफोरेशन हो जाता है, छेद बना लेता है ये टाइफी, है ना। उससे फिर क्या है? भोजन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता और बार बार फिर वीकनेस बढ़ती जाती है, और ये सीवियर होने पर डेथ भी कर देता है टाइफॉइड, है ना। फीवर होता है इसके अंदर, हेडेक होता है, और पेट के अंदर तो दर्द होता ही है इसके अंदर, है ना। रेसेस और वीकनेस भी आने लगती हैं, दाने निकल आते हैं इसके कारण, टाइफाइड के कारण। कंटामिनेटेड फूड और वाटर और कांटेक्ट के कारण भी ये टाइफाइड होता है। तो जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर से जो होते हैं, ये मैंने इन पर गोला लगा दिए, तो इनके लिए साफ़ सुथरा पानी और भोजन होना चाहिए। वूफिंग कफ, पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं वूफिंग कफ को, है ना। इसका जो बैक्टीरिया है उसका नाम है बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस इसका बैक्टीरिया है वूफिंग कफ का। इसमें ड्राई कफ होती है विथ वूपिंग साउंड, है ना। माइल्ड फीवर होता है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज होती है, एयर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं उसके कारण ये जो है डिजीज फैलती है, वूफिंग कफ, है ना। मिलियोइडोसिस जो है ये बुरखोल्डेरिया स्यूडोमेली, है ना। ये जो बैक्टीरिया है बुरखोल्डेरिया स्यूडोमेली, ये बैक्टीरिया के कारण ये मेलियोइडोसिस होता है। इसके अंदर फीवर, कफ, हेडेक, चेस्ट पेन और मसल पेन होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया लिव इन सोइल एंड वाटर। इसके अंदर मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मेलियोइडोसिस के अंदर बैक्टीरिया सोइल के अंदर रहता है, वाटर के अंदर रहता है, एंड कैन परसिस्ट फॉर ईयर इन कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट। और काफ़ी साल तक कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट में जीवित रह सकता है ना। पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन बहुत ही रेयर होता है इसके अंदर, ठीक है। तो हमने यहाँ तक बैक्टीरियल डिजीज हमने देख ली, है ना। तो देखो ये जो है बैक्टीरियल डिजीज हमने देख ली है, SDG, LAP, TC। तो इससे एक बार में आपको रिवाइज हो जाएगा। देखो, सिफिलिस, डिप्थीरिया, गोनोरिया, लेप्रोसी, एंथ्रैक्स, प्लेग, निमोनिया, पर्ट्यूसिस, है ना, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, टिटनेस, ट्रैकोमा और बोएल्गी है, क्लोरेला, कोलेरा, है ना। ये डिजीज बैक्टीरिया की हमने देख ली, और इनमें से कुछ एक्स्ट्रा हैं वो भी हमने देख ली।
अब आते हैं हम डिजीज़ कॉज बाई प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की डिजीज और देख लेते हैं, है ना। तो DSP कलाम के एल जो लार्ज जो कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं वही हमें डिनोट कर रहे हैं कि कौन सी डिजीज है, डिजीज के नाम, है ना। तो प्रोटोजोआ से जो डिजीजेज होती है उनके नाम, ठीक है। जैसे डी से डिसेंट्री, अमीबोइक जो डिसेंट्री होती है अमीबोइसिस डिसेंट्री, है ना, वो प्रोटोजोआ से होती है। अमीबा एक प्रोटोजोआ है ना। स्लीपिंग सिकनेस, है ना, पायरिया, पी से DSP, डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, पी से पायरिया, के से कालाजार, एल से लुकेरिया और एम से मलेरिया। ये डिजीजेज हैं जो प्रोटोजोआ से होती हैं। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, डिजीज की टेबल है, देख लेते हैं। अमीबोइसिस जो है वो किससे होती है? अमीबोइक डिसेंट्री भी बोलते हैं इस डिजीज को। ये एंटामीबा हिस्टोलाइटिका से होती है। इसके अंदर कंटामिनेटेड फूड, वाटर और स्प्रेड बाय हाउस फ्लाई। तो ये हाउस फ्लाई जो होती हैं, जो घर के अंदर जो मक्खियाँ उड़ती हैं उनसे फैलती है। क्या ये अमीबोइक डिसेंट्री होती है? इसमें वही होता है लूज मोशन विद म्यूकस एंड ब्लड, स्टोमक क्रैम्प और वीकनेस। ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये अमीबोइसिस या फिर अमीबोइक डिसेंट्री के कारण होते हैं। तो ये भी क्या है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से कौन कौन सी डिजीज हो रही हैं? हमने इससे पहले बैक्टीरियल डिजीज में देखा था, टाइफाइड देख लिया, डायरिया देख लिया, कोलेरा देख लिया, और ये इधर प्रोटोजोअन डिजीज में अमीबोइसिस या फिर अमीबोइक डिसेंट्री देख लिया। ये किससे होते हैं? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। लेकिन इसमें अमीबोइसिस के अंदर एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है कि ये हाउस फ्लाई के थ्रू फैलता है ना, स्प्रेड होता है थ्रू हाउस फ्लाई। क्योंकि हाउस फ्लाई एक कंटामिनेटेड फूड से बैठेगी, उससे उठकर दूसरे पे बैठ जाएगी, है ना, तो ऐसे ही फैल जाता है ज़्यादा, है ना। ये अमीबा और फूड के साथ चला जाता है ना। GRDSS या फिर GRDSS जो भी बोलें, है ना, गियार्डिया लैम्ब्लिया के द्वारा होती है ये डिजीज़। ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होती है। ये भी बात याद रखना, GRDSS, है ना। इसमें भी लूज मोशन, स्टोमक एक होता है, स्टोमक पेन, है ना, हेडेक होता है और लॉस ऑफ एपेटाइट, है ना, एपेटाइट, भूख की कमी होती है, भूख नहीं लगती है ना। ट्राइपेनोसोमियासिस, है ना, ट्राइपेनोसोमियासिस को स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। और जो किससे होता है? ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस से क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस होती है। स्लीपिंग सिकनेस को और क्या बोलते हैं? ट्राइपेनोसोमियासिस, ठीक है। ये किससे होता है? बाइट ऑफ सेट्स फ्लाई, है ना, सेट्स फ्लाई के कारण, बाइट करने के कारण ये डिजीज होता है ना। इस सेट्स फ्लाई का जो नाम है ग्लोसिना पैलपेलिस नाम है इसका साइंटिफिक नेम, है ना। तो इससे ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस जो ऑर्गेनिज्म है उससे ट्राइपेनोसोमियासिस डिजीज यानी कि स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है। इसके अंदर क्या होती है? स्वेलिंग हो जाती है गोनाड्स के अंदर, हेडेक होता है एंड कांस्टेंट स्लीपीनेस, लगातार स्लीपीनेस रहती है, नींद नहीं आती है ना। केन्या जो है, केन्या उसने एलिमिनेटेड स्लीपिंग सिकनेस, उसने स्लीपिंग सिकनेस को एलिमिनेट कर दिया, बिल्कुल उससे हट गई है, ये डिजीज नहीं है। मलेरिया क्या है? मलेरिया जो है एक प्रोटोजोअन डिजीज, ये प्रोटोजोअन डिजीज ही पढ़ रहे हैं। इसके अंदर क्या है? प्लाज्मोडियम जो है उससे होता है ये मलेरिया, है ना। प्लाज्मोडियम स्पीसीज है उसके कारण मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, है ना, प्लाज्मोडियम ओवेली, ये सारे जो प्लाज्मोडियम हैं वो हैं। तो प्लाज्मोडियम स्पीसीज जो हैं उनसे मलेरिया होता है। ये कैसे फैलता है? ट्रांसमिशन या किसके कारण होता है? इनका एक वेक्टर होता है, मलेरिया को फैलाने के लिए एक वेक्टर होता है जिसका नाम है फीमेल, यानी मेनली ये फीमेल ही होता है, ठीक है। मेल की जो है बस की नहीं है मलेरिया फैलाना, फीमेल ही फैलाती हैं। एनाफ्लीज मॉस्किटो इसका नाम है। ये तो हर कोई पढ़ता है, बचपन से काफ़ी आता है, छोटी क्लासों में भी आ जाता है ये। इसमें फीवर विथ चिल्स, है ना, सर्दी के साथ क्या है? फीवर आता है, हेडेक होता है, वॉमिटिंग और वीकनेस होती है मलेरिया के अंदर, है ना। लेशमैनियासिस, कालाजार, लेशमैनियासिस जैसे हम कालाजार बोलते हैं, लेशमानिया डोनोबानी
के कारण लेशमैनियासिस या कालाजार होता है। बाइट ऑफ सैंड फ्लाई के कारण, काटने के कारण ये लेशमैनियासिस होता है। इसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, किसके अंदर, स्प्लीन के अंदर, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं स्प्लीन को, है ना। स्प्लीन के अंदर और लिवर के अंदर क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। बॉइल्स ऑन स्किन एंड अफेक्ट्स नोज एंड थ्रोट, नोज और थ्रोट्स को अफेक्ट करता है ना। ट्राइकोमोनियासिस, ये सारे के सारे हम प्रोटोजोन पढ़ रहे हैं। ट्राइकोमोनियासिस, तो ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, है ना, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, सेक्सुअल कांटेक्ट, ये जो है ये ट्राइकोमोनियासिस क्या होता है, फोमी डिस्चार्ज होने लग जाता है, इचिंग होती है, बर्निंग होती है और वेजिनाइटिस हो जाता है। तो ये वेजाइना जो होती है फीमेल्स के अंदर, उससे रिलेटेड डिजीज है ये ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है, जो किसके कारण होता है, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, है ना, सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण होता है ये, ठीक है। फोमी डिस्चार्ज होने लग जाता है, इचिंग होती है, बर्निंग होती है और वेजाइनाइटिस हो जाता है, ठीक है। टोक्सोप्लाज्मोसिस, ये भी क्या है, एक प्रोटोजोन डिजीज है, टोक्सोप्लाज्मा गोंडी जो है, ये प्रोटो जो है, इसके कारण ये टोक्सोप्लाज्मोसिस होती है। इसके अंदर क्या होता है, कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल और कंटामिनेटेड फूड, तो ये क्या इन्फेक्टेड एनिमल से ह्यूमंस के अंदर फैलती है, ये बात याद रखना, है ना, और या फिर कंटामिनेटेड फूड है, उससे टोक्सोप्लाज्मोसिस होती है। इसके अंदर क्या होता है, अफेक्ट्स द ब्रेन, ये जो है टोक्सोप्लाज्मोसिस क्या करती है, ब्रेन को अफेक्ट करती है, एंड नर्व्स और ब्रेन को क्या करती है, अफेक्ट करती है, एंड हाइड्रोसेफेलस या फिर कोरियोरेटाइनिटिस, ये डिजीज हो जाती है, ये सिम्टम्स हैं कोरियोरेटाइनिटिस, ठीक है, टोक्सोप्लाज्मोसिस के कारण, ठीक है। मेनली ब्रेन और नर्व इसके अंदर अफेक्ट होता है, ठीक। तो ये प्रोटोजोन डिजीज भी हो गई हमारी, बैक्टीरियल डिजीज हमने देख ली, ठीक है। अब देखते हैं हम डिजीज कॉज बाय वायरस, ठीक है। तो वायरस के द्वारा जो डिजीज होती हैं, एक सेकंड टाइम देख लेते हैं, ठीक। डिजीज कॉज बाय वायरस, तो ये ट्रिक है, वायरस में क्रिएट रेड स्कैम बाय जॉय भाई, ठीक है। तो ओनली कैपिटल लेटर जो है आपको इंक्लूड करने हैं, है ना। तो में एम है मतलब मम्स, सी से क्रिएट से चिकन पॉक्स हो गया, चिकनगुनिया हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, है ना। आर से रोबेला और रेबीज, आर से रोबेला एंड रेबीज आर से हैं, एक सेकंड, वन मिनट, हाँ। तो आर से रोबेला, रेबीज, ई से इंसेफेलाइटिस और डी से डेंगू, ठीक है। ये हमें बात याद रखनी है। स्कैम में एस से स्मॉल पॉक्स है, ठीक है, और सी से ये सारे के सारे ये हैं, ये दोबारा सी से जो क्रीड्स हैं वो ही सी से हैं, चिकन पॉक्स हो गया, चिकनगुनिया, और एस से और क्या है, ये सारस, है ना, कोविड-19, है ना, ये भी एस से ही है, ठीक। ए से एड्स है, एम से मीजल्स है, जे से जॉइंडिस है, जो कि येलो फीवर वगैरह होता है, जे से, ठीक है। और जॉइंडिस हो गया, और ये इससे बाई से येलो फीवर है, बी से बर्ड फ्लू है, एच से हेपेटाइटिस है, और आई से आई फ्लू और इन्फ्लुएंजा है। ये डिजीजेज हैं जो वायरस के कारण होती हैं। एक बार देख लीजिए
ये ट्रिक है। वायरस में क्रिएट रेड स्कैम बाय जॉय भाई, ठीक है। तो एम से मम्स, सी से क्रिएट का, सी से चिकन पॉक्स चिकनगुनिया कॉमन कोल्ड, आर से रुबेला रेबीज, ई से इंसेफेलाइटिस एंड डी से डेंगू हो जाता है, एस से स्मॉल पॉक्स और सारस SARS, और सी से वही चिकनगुनिया चिकन पॉक्स कॉमन कोल्ड, और ए से एड्स, ठीक है। एम से मीजल्स और जे से जॉइंटिस, वाई से येलो फीवर, बी से बर्ड फ्लू, ठीक है, और एच से हेपेटाइटिस, और आई से इन्फ्लुएंजा या फिर आई फ्लू, ठीक है। तो ये वायरल डिजीज हैं, ये यहाँ पर डिटेल में टेबल है, वो एक बार देख लेते हैं टेबल, ठीक। एड्स की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, यानी कि सिंड्रोम है। सिंड्रोम का मतलब होता है एक से ज़्यादा बीमारियां अगर शरीर के अंदर है, कनेक्टेड हैं एक से दूसरी, तो वो सिंड्रोम बोली जाती है ना। और ये क्या है, एक्वायर्ड है, बाहर से आई है, ये तो है नहीं जन्मजात है ना। तो ये इम्यूनो डिफिशियंसी, इम्यून सिस्टम वो है वो डिफिशियंट होता जाता है, कमज़ोर होता जाता है, ठीक है। पॉजिटिव जो वायरस है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, HIV जो है उस जो वायरस है उसके कारण एड्स होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो सकता है, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, शेयर नेडल वगैरह जो होती है है ना, उनको शेयर करने के कारण, या फिर मदर से चाइल्ड में आता ही आता है ना, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं इसके वायरस, है ना, एड्स के। मेन सिम्टम्स क्या है, वीक इम्यून सिस्टम हो जाता है, थोड़े से में ही सर्दी लग जाएगी, थोड़े से में बुखार आ जाएगा, है ना, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ उससे नेक थोड़ा बाहर गए उससे थकान, वेट लॉस होने लगता है, फीवर होने लगता है ना, फैटिगी होने लगती है, फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन होता है, तुरंत एक के बाद एक इन्फेक्शन। पोलियो जो है, पोलियो वो पोलियो वायरस के कारण होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के अंदर ये पोलियो वायरस मिलता है, फीवर होता है इसके अंदर, कफ होता है, वॉमिटिंग, पैरालिसिस ऑफ लिम्स का पैरालिसिस हो जाता है, एंड ब्रीथिंग डिफिकल्टीज होती है। ये लिम्स पैरालिसिस याद रखना मेनली पोलियो के अंदर होता है। हेपेटाइटिस 3 टाइप का जो है मेनली, हेपेटाइटिस A, B और D, E भी होता है हेपेटाइटिस E, ठीक है। तो हेपेटाइटिस A का जो वायरस है तो हेपेटाइटिस A वायरस है, HEB वायरस। ये किससे होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है हेपेटाइटिस A, ठीक। जो ये हेपेटाइटिस B A जो होता है ना, ये इसके अंदर जॉन्डिस हो सकता है ना, पीलिया जैसे बोलते हैं, लॉस ऑफ हेपेटाइटिस होता है, वॉमिटिंग होती है, येलो आई होती है, यूरिन भी येलो होता है। हेपेटाइटिस B जो है, हेपेटाइटिस B इसके अंदर क्या होता है, हेपेटाइटिस B वायरस होता है जो इसमें क्या होता है, इन्फेक्टेड ब्लड, निडल्स, सेक्सुअल कांटेक्ट, मदर टू चाइल्ड, जैसे कि एड्स के अंदर होता है सेम इसी प्रकार से इसके अंदर भी ट्रांसमिशन होता है। इन्फेक्टेड ब्लड से हो सकता है, निडल से हो सकता है ना, सेक्सुअल कांटेक्ट से हो सकता है ना, और मदर टू चाइल्ड में जाता है ये हेपेटाइटिस B। इसके अंदर फीवर रहता है, जॉन्डिस होती है, डार्क यूरिन रहता है, और मेन बात लिवर के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, ये लिवर स्वेलिंग होती है, ये ज़्यादा याद रखना है। मेन तो ये है कि लिवर पर ही ज़्यादा इफेक्ट डालता है, और लो एपेटाइट होता है ना, बहुत कम भूख लगती है। हेपेटाइटिस D क्या है, हेपेटाइटिस D वायरस के कारण फैलता है, कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमन। कार्सिनोजेनिक का वर्ड का मतलब होता है जो कैंसर कॉजिंग है, ठीक है। तो ये हेपेटाइटिस D जो है कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर कॉजिंग है, कॉज ऑफ लिवर कैंसर। तो ये लिवर कैंसर कौन करता है, हेपेटाइटिस D। तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक है, हेपेटाइटिस D जो है लिवर कैंसर कॉज कर सकता है। फीवर, जॉन्डिस, डार्क यूरिन तो होता है, लिवर के अंदर स्वेलिंग इसके अंदर भी होती है, लो हेपेटाइटिस होती है। नो सेपरेट वैक्सीनेशन फॉर हेपेटाइटिस D। तो हेपेटाइटिस D के अंदर कोई सेपरेट वैक्सीनेशन नहीं है, तो ठीक है। तो यहाँ वायरस की दूसरी टेबल है, उसमें रेबीज वायरस से होता है, बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स, जैसे डॉग, कैट, मंकी, अगर इन्फेक्टेड एनिमल अगर खा जाता है, रेबीज हो रहा है उस एनिमल को और वो हमें खा जाता है ना, बाइट कर लेता है, तो उससे हमें रेबीज हो जाती है। और रेबीज के अंदर क्या होता है, पेन होता है एंड इन्फ्लामेशन एट बाइट साइड पर, है ना, फियर ऑफ वाटर, पानी से डर लगने लगता है, फिट्स, डिफ़िकल्टी सोलिंग, निकलने में भी दिक्कत होती है। तो रेबीज जो है बहुत ही खतरनाक और बेकार डिजीज हो जाती है। अगर किसी को रेबीज हो जाता है तो उसका बचना नामुमकिन सा ही हो जाता है, अगर टाइम पर उसे अगर वैक्सीन ना लगे, है ना,
तो फिर दिक्कत हो जाती है। मम्स वायरस के कारण होता है, इसे पैरामाइक्सो वायरस भी बोलते हैं, पैरामाइक्सो वायरस भी बोलते हैं मम्स वायरस को, इसके कारण मम्स होता है। एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स जो होती हैं उनके कारण होता है, जैसे कफ या स्नीज, है ना। स्वेलिंग ऑफ सेलेवरी ग्लैंड, सेलाइवरी जो ग्लैंड होती है उनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है मम्स के अंदर, है ना, ठीक है। सेलाइवरी ग्लैंड जो है हमारे माउथ के अंदर सब लिंगुअल होती हैं और जॉ के नीचे होती हैं, है ना, पैरोटिड, है ना, वो आगे डिटेल में देखेंगे डाइजेशन में, है ना। फीवर होता है, हेडेक होता है, पेन वाइल सोलिंग, और जब निकलते टाइम है ना उसके अंदर दर्द होता है मम्स के अंदर, है ना। इन्फ्लुएंजा जो फ्लू होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण फैलता है। एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स फ्रॉम कफ या स्नीज, छींक या फिर खांसी कारण ये इन्फ्लुएंजा फैलता है। फीवर, हेडेक, मसल पेन होता है इसके अंदर, सोर थ्रोट और टायर्डनेस हो जाती है। जॉन्डिस जो है एक वायरल टाइप है, जॉन्डिस। हेपेटाइटिस वायरस मेनली ए और ई से होता है ये जॉन्डिस, ठीक है, हेपेटाइटिस ए, ठीक है। तो हेपेटाइटिस ए ई हम पहले पढ़ चुके हैं, हेपेटाइटिस ए कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है। तो जॉन्डिस का एक वायरल ही है, टाइप का वायरल है जॉन्डिस, और ये किससे होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। हेपेटाइटिस वायरस जो होते हैं ये और ई उनके कारण होता है जॉन्डिस। इसके अंदर फीवर होता है, येलो स्किन हो जाती है ना, पी लिया होगा तो येलो स्किन होगी। आइज, लॉस ऑफ एपेटाइट, है ना, और वीकनेस, तो आई और स्किन येलो हो जाती है और वीकनेस हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। स्मॉल पॉक्स जो है ये क्या है, इसका जो वायरस है उसका नाम है वेरियोला वायरस, स्मॉल पॉक्स, है ना। एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स और डायरेक्ट कांटेक्ट के कारण क्या है स्मॉल पॉक्स हो जाता है। हाई फीवर होता है, रेसेस हो जाते हैं बॉडी के ऊपर, फ्लूइड फिल्ड, है ना, पस्टल्स ऑन स्किन, स्किन के ऊपर फ्लूइड फिल्ड जो है पस्टल्स आ जाते हैं स्मॉल पॉक्स के अंदर, ठीक है। तो ये वायरोला वायरस के कारण होता है स्मॉल पॉक्स, ठीक है। कॉमन कोल्ड जो है ये सबसे ही कॉमन है, राइनो वायरस, ठीक है, हर किसी को ये हो रखा होता है एक ना एक बार तो, और मैक्सिमम हो जाता है राइनो वायरस। तो एयरबॉर्न जो ड्रॉपलेट्स होती हैं या फिर कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड सरफेस के साथ कांटेक्ट हो गया या फिर एयरबॉर्न जो ड्रॉपलेट्स आती हैं, कोई भी छींकता है, खांसता है, उससे जो ड्रॉपलेट्स होती हैं उनके कारण कॉमन कोल्ड हो जाती है। इसके अंदर रनी नोज होती है, नाक बहती रहती है, सोर थ्रोट हो जाता है, माइल्ड फीवर और स्नीजिंग होती रहती है इसके अंदर, कॉमन कोल्ड के अंदर, ठीक है, ठीक है। डिजीज कॉज बाई हेलमेंट्स, है ना, हेलमेंट्स, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में ये जो है कंप्लीट कर लेंगे पूरा हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है ना। थैंक यू।